चलिए हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? हाइपोथैलेमस तक हो गया था। पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस कर लिए थे। अब हम लोग को देखना चाहिए, हाँ पिट्यूटरी का स्ट्रक्चर हुआ था। अब है हॉर्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। हॉर्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, तो इसमें है क्या? हॉर्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। या ऐसे कहें, एंटीरियर पिट्यूटरी भी कह सकते हैं, या एडिनो हाइपोफाइसिस इन कंबाइंड। उसमें पार्स डिस्टलिस और पार्स इंटरमीडिया दोनों आ जाएगा। पार्स डिस्टलिस प्लस पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टलिस को ही हम लोग कॉमनली ना एंटीरियर पिट्यूटरी के नाम से पुकारते हैं। एनीवे, तो हार्मोन्स देखें, ग्रोथ हार्मोन GH, ग्रोथ हार्मोन। नाम से ही पता चलता है इसका काम क्या होगा, ग्रोथ कराना, है ना, हमारी बॉडी की लंबाई को खींचना। अब एक चीज बताइए, हम लोग स्केलेटल सिस्टम पढ़ चुके हैं, तो हमारी लंबाई अगर बढ़ेगी तो हमारा कौन सा बोन लंबा होगा तो हमारी लंबाई बढ़ेगी? लॉन्ग बोन्स है, यानी हाथ और पैर की हड्डियां, है ना, इनकी लंबाई को, और भी दूसरे भी बॉडी पार्ट्स हैं, इनके भी स्ट्रक्चर्स को, साइज को, तो मेनली बेसिकली इनका वर्क होता है, इनका फंक्शन होता है ऑन द बोन्स टू इंक्रीज साइज। तो ओवरऑल ग्रोथ हार्मोन का काम होगा टू इंक्रीज द साइज ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन। और कब ये एक्शन करना सीज करेगा? जब हाइपोथैलेमस से सोमैटोस्टैटिन आकर इसके एक्टिविटी को स्टॉप डाउन करेगा, इसका रिलीज बंद करेगा। ग्रोथ हार्मोन, it is synthesized in the cytoplasm of cells of pituitary, of course anterior। important बात, ओवर सिक्रीशन causes gigantism। जाइगेंटिज्म कहते हैं, जायंट कहते हैं दैत्य को, मतलब बहुत बड़ा, तो जाइगेंटिज्म बहुत बड़ा साइज हो जाता है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है ना, तो कॉजेज जाइगेंटिज्म। अंडर सिक्रेशन causes dwarfism। तो दोनों ही, है ना, नॉर्मल नहीं है, ड्वार्फिज्म या जाइगेंटिज्म, इंटरमीडिएट होना चाहिए, जो इसका नॉर्मल सिक्रेशन लेवल है वो होना चाहिए। ग्रोथ हार्मोन, उसके बाद है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
अब देखिए नाम ही बता रहा है कि इसका काम क्या होगा। थायराइड स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है ना। इट वर्क्स ऑन द thyroid follicles to secrete thyroid hormone, especially thyroxine. अब डायग्नोस्टिक वैल्यू बता दें। ओवर सिक्रेशन अगर होता है टीएसएच का और फिर भी हम अगर पाते हैं कि थायरॉक्सिन का लेवल लगभग नॉर्मल है ना, तो यानी थायराइड हार्मोन नॉर्मल है, इसका मतलब है ज्यादा उसे स्टिमुलेशन देने के बाद थायराइड हार्मोन नॉर्मल लेवल पे आ रहा है। इसका मतलब वो किस बीमारी से ग्रसित है? हाइपोथायरॉयडिज्म। अदरवाइज टीएसएच लिमिटेड कंडीशन में, लिमिटेड कॉन्सेंट्रेशन में ही थायरॉक्सिन के लेवल को मेंटेन करवा पाता, लेकिन एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन देखने के बाद, ओवर सिक्रेशन और टीएसएच करने के बाद अगर थायरॉक्सिन नॉर्मल लेवल को मेंटेन करता है, इसका मतलब है कि वो पर्सन हाइपोथायरॉयडिक है, मतलब उसके थायरॉक्सिन कम निकल। समझ में आया? तो टीएसएच का डायग्नोस्टिक वैल्यू यह है कि ये हमें रिकॉग्नाइज करने में मदद करता है कि थायरॉक्सिन की कमी है या नहीं। अगर टीएसएच वैल्यू है ना एक्सेप्शनली हाई, ज्यादा मिलता है, तो ये समझना हम लोग को चाहिए, तब हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ओर जाते हैं और फिर पता लगाने की कोशिश करते हैं कि थायरॉक्सिन में प्रॉब्लम है या नहीं। राइट? ओवर सिक्रेशन may be the person is suffering from hyposecretion of thyroxine, मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म। हो सकता है कि वो पर्सन कंसर्न जिसमें हमें टीएसएच का लेवल ज्यादा मिल रहा है, हो सकता है कि ही और शी में भी सफरिंग आउट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, यहां तक पूरा कीजिए, फिर आगे बढ़ता है। तो हम लोग देख चुके जीएच टीएसएच।
हो गया ऊपर का? ग्रोथ हार्मोन हो गया? ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीज हार्मोन। और इसका भी सिंथेसाइज्ड इन पिट्यूटरी। synthesized in pituitary। साइट ऑफ एक्शन ये कहाँ काम करते हैं? ऑन द एड्रिनल कॉर्टेक्स सो एज इट, यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स कैन रिलीज इट्स हॉर्मोन्स, जिन्हें कहते हैं कॉर्टिकॉइड्स। चूंकि एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकल रहे हैं इसलिए कॉर्टिकॉइड उन्हें कहते हैं, या कई बार कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी कहते हैं। कॉर्टिकॉइड्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये एडेड इंफॉर्मेशन है, आप अपने साथ रखें, आप लोग को कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। ठीक है, मिटा दे नीचे। हो गया? बोलिए। कुछ के लिए तो हमारे पास मेथड या ट्रीटमेंट है, जैसे थायरॉक्सिन अगर कम हो गया तो हम लोग सिंथेटिक थायरॉक्सिन टैबलेट देते हैं उन्हें, है ना, तो फिर वो उसको कंपनसेट करता है। फिर इंसुलिन अगर कम हो गया तो इंसुलिन का जैप देते हैं, तो वो एडेबल नहीं हो पाता है, ओरल रूट से नहीं दे सकते, उसे इंट्राडर्मल दिया जाता है, स्किन में ही पंप किया जाता है। इसी तरह से जैसे बहुत लोगों का पैंक्रियास निकाल देना पड़ता है, तो उन्हें परमानेंटली, कई बार गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन हुआ, लंबे समय तक उन्हें या तो पता नहीं चला या किसी कारण से सर्जरी नहीं कराई, इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन फैलते फैलते कई बार पैंक्रियास तक चला जाता है ना, तो उस समय पैंक्रियास बहुत बैडली डैमेज हो गया तो उसे रख नहीं सकते, तो उन्हें पैंक्रियास एक्सट्रैक्ट करवाना पड़ता है। तो वैसे स्थिति में पैंक्रियाटिक हार्मोन्स, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स कुछ भी नहीं होंगे, तो उस स्थिति में इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों का डोज देखना पड़ेगा। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। ये मिटाएं। फिर जैसे कई बार होता है, आगे देखेंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड की बात हो रही है, तो एक है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, उसे कॉर्टिसोल कहते हैं, मोस्ट कॉमन जो है।
कॉर्टिसोल का एक्शन होता है अगर हमारे अंदर बहुत ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं तो उन्हें सप्रेस करना, ठीक है, स्ट्रेस में, वो भी उसका एक काम है। तो इमरजेंसी कंडीशन में जब एलर्जिक रिएक्शंस इतना ज्यादा हो गया कि उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो गया, जैसे कई बार एस्मेटिक पेशेंट जो हैं इतने सीरियस हो जाते हैं कि ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, कोई और मेडिसिन उसमें फंक्शन नहीं कर रहा, वैसी स्थिति में उन्हें स्टेरॉइड दिया जाता है। स्टेरॉइड में एक्चुअली कॉर्टिसोल ही देते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो ये कॉर्टिसोल बॉडी खुद से रिलीज करता है ना, और हम एक्सटर्नली भी उसे देते हैं। तो कई हार्मोन्स हैं जिन्हें हम एक्सटर्नली पंप कर सकते हैं बॉडी। कहता है पर कितनी सच्चाई है ये तो देखने के बाद मालूम चलेगा। जब तक देखिए, किसी भी फंक्शन को जो बॉडी का है उसे अगर हम नॉर्मल रखना चाहते हैं, कोई भी फंक्शन है बॉडी का उसे अगर हम नॉर्मल रखना चाहते हैं तो उसके लिए जो न्यूट्रिएंट्स है ना, जो मिनरल्स है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, बैलेंस डाइट है, उसको प्रॉपर रखिए, सारे फंक्शन सारे एक्टिविटीज नॉर्मल होती है। उसके लिए एडिट करने का जरूरत नहीं पड़ता। हाँ, ये सब जो है आप जिनका नाम ले रहे हैं, कॉम्प्लान है और बॉर्नविटा वगैरह है, ये सब एडिड न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना। इसमें कुछ वैसे मटेरियल ज़्यादा मात्रा में दिए रहते हैं जो कि पर्टिकुलर पर्पस को सॉल्व करने के लिए होते हैं। तो मिनरल्स वगैरह रहता है, कैल्शियम वगैरह रहता है, उसमें हेल्प करता है। ठीक है, चलिए, ये हुआ ACTH। एक और हम लोग देख लिए ACTH। इसके बाद है प्रोलैक्टिन। ये भी सिंथेसाइज्ड इन पिट्यूटरी। Site of action, over the mammary glands, to increase the tissue mass and increase the cells capable of milk secretion. तो प्रोलैक्टिन कितने हो गए, 1 2 3 4। इसके बाद है LH एंड FSH। इन्हें कंबाइनली हम लोग गोनाडोट्रोपिन कहते हैं। LH का फुल फॉर्म ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, FSH follicle stimulating हार्मोन। फिर से बोथ आर सिंथेसाइज्ड इन पिट्यूटरी एक्शन इन मेल। यहां एक चीज कह दें, combinedly also known as gonadotropin या tropins, because
they act at the level of gonads. ठीक है, तो मेल गॉनेट्स पे कैसे एक्शन होंगे एलएच और एफएसएच के, और फीमेल गॉनेट्स पे कैसे एक्शन होंगे वो देखेंगे. द एक्शन इन मेल, LH stimulates testis cells to secrete मेल एंड्रोजन, और ये है टेस्टोस्टेरॉन. और जो सेल्स, टेस्टिस के जो सेल्स मेल एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन को रिलीज करते हैं, इन्हें कहा जाता है इंटरस्टिशियल सेल्स. और इसीलिए चूंकि इंटरस्टिशियल सेल्स टेस्टिस के है ना रिलीज करते हैं टेस्टोस्टेरॉन, और ये टेस्टोस्टेरॉन तब रिलीज करते हैं जब एलएच उन्हें स्टिमुलेट करता है. इसी बेसिस पे एलएच का नाम पड़ता है आईसीटीएच, इंटरस्टिशियल है ना स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल cell stimulating hormone. ठीक है, ये एलएच का फंक्शन है. और मेल में एफएसएच का फंक्शन FSH with टेस्टोस्टेरॉन, इट यानी LH कंट्रोल्स स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसे कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल्स. ICTH ITCH यहां तक कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं.
ऊपर का हो चुका। तो LH और FSH का एक सॉर्ट ऑफ फंक्शन हम लोग देखें मेल गॉनेट्स में कैसे फंक्शन करता है। इसके बाद रह गया है इसका एक्शन ऑन फीमेल यानी फीमेल गॉनेट्स। यहाँ है LH FSH 1 2 3 4 5 6। ऊपर का मिटा दे। Action in female. LH in female induces ovulation. Ovulation is rupturing of fully developed ovarian follicle, जिसे ग्राफियन, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। ग्राफियन फॉलिकल एक स्टेट है ओवरी के फॉलिकल्स का, जिसमें कि है ना ओवम रहते हैं। तो ओव्यूलेशन इज रप्चरिंग ऑफ फुल्ली डेवलप्ड ओवेरियन फॉलिकल, जिसे कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल, टू ब्रेक एंड गिव राइज टू स्ट्रक्चर्स। ये सिर्फ ओव्यूलेशन मतलब ओवम का रिलीज ही नहीं है, एक और पार्ट है, टू स्ट्रक्चर्स, ओवम, द फीमेल गैमेट, to come into fallopian tube। ये पहला एक्शन हो गया, एक एक्ट हो गया। दूसरा है ए फॉर्मेशन ऑफ एन एंडोक्राइन structure called corpus luteum to secrete another hormone, progesterone। Its maintenance done by LH।
क्या इस पार्ट को हटा दें, यहीं तक रखिए, बहुत है। तो इसके दो फंक्शन है एलएच के फीमेल में, ओव्यूलेशन कॉज करना, और ओव्यूलेशन तो एक माध्यम है। ओव्यूलेशन के थ्रू क्या होता है, ओवम सेक्रेशन, है ना, ओवम का रिलीज, जो कि आएगा फैलोपियन ट्यूब में, फिर आगे की ओर बढ़ेगा, फिर पॉसिबल फर्टिलाइजेशन की ओर जाएगा। और दूसरा है एक और एंडोक्राइन स्ट्रक्चर तैयार करना ओवरी के अंदर, कॉर्पस, इसे कहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। और ये एंडोक्राइन स्ट्रक्चर एक दूसरा हार्मोन रिलीज करता है, वो है प्रोजेस्टेरोन। ये तो एक पार्ट हुआ एलएच का। अब एफएसएच, FSH in female produces action on ovarian follicles to let them grow। अब इनका रिपरकेशन क्या होता है, ये 12th में हम लोग को मिलेगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन में पढ़ने के। फिलहाल के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं। तो मोरलेस आप एक चीज यहां पे गौर करें, एलएच का एक्शन इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, आप देखिए मेल में एलएच टेस्टोस्टेरोन के साथ मिलकर, है ना, टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करवाता है, जिसके साथ एफएसएच मिलकर स्पर्मेटोजेनेसिस की ओर जाता है, यानी मेल गैमेट प्रोडक्शन। ठीक है ना, यानी एलएच ट्रिगर पॉइंट है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी तरीके से कोई एक ऐसा हमारे पास मॉलिक्यूल हो जिससे कि सभी एलएच को हम लॉक कर दें, तो अगर एलएच लॉक हो जाएगा, एलएच काम नहीं करेगा, एलएच काम नहीं करेगा तो ये मेल एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन रिलीज नहीं करा पाएगा। अगर टेस्टोस्टेरोन रिलीज नहीं करा पाएगा तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल नहीं रहेगा, फिर एफएसएच टेस्टोस्टेरोन के बिना कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा। इसलिए इनडायरेक्टली ही सही, पर आप इस बात को माने कि एलएच इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट्स इन द मेल। ठीक है, अब आइए फीमेल में। अगर एलएच को ठीक उसी तरीके से जैसे मेल में हम एलएच को लॉक कर दे रहे हैं, अगर फीमेल में एलएच को लॉक कर दें तो ग्राफियन फॉलिकल ओव्यूलेशन की ओर जाएंगे ही नहीं, क्योंकि उनके रप्चरिंग के लिए एलएच रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर एलएच का एक्शन नहीं होगा, ओवम रिलीज नहीं होगा, समझ गए। और अगर ओवम रिलीज नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम में नहीं बनेगा। अब इसका रिपरकेशन, इसका इंपैक्ट आगे पता चलेगा। यहां तक कीजिए। सो दिस इज अ बिग चार्ट, सो समराइज करके आपको समझाएं। एनसीईआरटी जितना सिंप्लीफाइड रखा है उतना ही मोरलेस रखिएगा, बहुत ज्यादा का अभी उसमें जरूरत नहीं है। जहां जहां पे हॉर्मोन्स के बारे में आएंगे वहां पे आपको फिर उसके बारे में इन्फ्लुएंस देंगे।
ल्यूटियम, LUTUM, नहीं, हाँ यहाँ डैश है। LUTUM। ये सभी पार्स डिस्टलिस या एंटीरियर पिट्यूटरी के सेक्रेशन हैं। कितने हार्मोन हो गए पिट्यूटरी के? 6 हो गया। और कितने देख चुके हैं? टोटल कितना हार्मोन अभी तक पढ़ लिए हम लोग? हार्मोन कितने पढ़े टोटल? ग्लैंड नहीं, ये तो तीसरा ग्लैंड है, तीसरा चल रहा है। टोटल हार्मोन अभी तक कितना जाने? 9। 6 इधर, पेनियल का 1 मेलाटोनिन और हाइपोथैलेमस का 2 GnRH सोमैटोस्टैटिन। उधर 3 इधर 6, 9 हो चुका है। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है। अब आप लोग को तैयार हो जाना चाहिए, अलग से एक जगह चार्ट बना के फंक्शन, और अगर उसके साथ कोई एसोसिएटेड डिजीज है तो उसको याद रखना, क्योंकि लिस्ट लंबा है, बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। अभी तक तो तीसरे में ही आए और तीसरा भी पूरा नहीं हुआ। हो गया यहां तक? पार्स इंटरमीडिया जो है ना, एडिनो हाइपोफाइसिस का, उसका सेक्रेशन है MSH, और ये है मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, MSH। इनका फंक्शन होता है मेलानोसाइट्स पे, यानी जो स्किन पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं उन पर, ताकि स्किन पिगमेंटेशन की ओर जाए। ठीक है? इट एक्ट्स ऑन मेलानोसाइट्स मेलानिन, ये होता है स्किन पिगमेंट, फॉर इट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम सनबर्न।
और साइट मतलब सेल्स। ये एक्ट करता है कहाँ? मेलानोसाइट पर, और ये है मेलानिन्स, है ना, मतलब मेलानिन को या स्किन पिगमेंट को सिक्रेट करने वाले सेल्स। इट एक्ट्स ऑन मेलानोसाइट्स टू प्रोड्यूस स्किन पिगमेंट। हाँ, जैसे टैन होना एटसेट्रा। हालांकि ये हमारा ऑटो रेगुलेटेड है, लेकिन एमएसएच का एक्शन बहुत ज्यादा देखा जाता है दूसरे वर्टिब्रेट्स में, फॉर एग्जांपल फिशेस एटसेट्रा, फ्रॉग, है ना, दूसरे दूसरे एनिमल्स में जिनमें कलर ज्यादा होते हैं। ह्यूमन बॉडी में उतना ज्यादा कलर नहीं होता है, एक ही तरह का है, मेलानिन डार्क कलर का पिगमेंट है ना। अगर मेलानिन का कॉन्सेंट्रेशन स्किन पे ज्यादा होता है तो डार्क दिखेंगे, कम होगा तो लाइट दिखेंगे। मेलाटोनिन अलग चीज है, वो हार्मोन है, वो पीने, हाँ, स्लीप साइकिल को रेगुलेट करना, हाँ, मिलता जुलता टर्म है। वो तो बाय बर्थ होता है, आइरिस का कलर जो है वो बाय बर्थ होता है, उसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है। नहीं, ऐसा होता तो आंख का कलर चेंज करता रहता, अभी काला है, कल पीला हो गया, कल हरा हो गया, ऐसा नहीं होता है। इट्स फॉर फुल टाइम। उसके लिए जेनेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, वहां बताएंगे। हाँ, आई कलर स्पेशली नहीं है, लेकिन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स है ना, 12th में पढ़ने की, वहां मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पार्स नर्वोसा भी कहते हैं, या उसी का नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस। हम्म, ये ये जो है मिडल पार्ट, पार्स इंटरमीडिया, और एडिनोहाइपोफाइसिस में पार्स डिस्टलिस और पार्स इंटरमीडिया दोनों आते हैं। ठीक है, ऐसे देखिए, अगर पिट्यूटरी को दो हिस्से में बांटते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका एडिनो हाइपोफाइसिस और ये न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, तो ये इसमें फिर एक पार्ट, मिडिल पार्ट इसके साथ मर्ज रहता है, राइट। तो ये पार्स डिस्टैलिस है, बड़ा वाला लोब, और छोटा वाला पार्स इंटरमीडिया है। ठीक है, और ये दोनों कंबाइंडली एडिनो हाइपोफाइसिस कहलाते हैं। तो अभी तक जो 7 हार्मोन देखे, ये एडिनो हाइपोफाइसिस का है, जिसमें से 6 हार्मोन पार्स डिस्टलिस के और एमएसएच पार्स इंटरमीडिया के। अब क्लियर हुआ? अब हम लोग को चलना है न्यूरो हाइपोफाइसिस पे। Also termed as posterior pituitary। पार्स नर्वोसा। इसमें पीछे रीजन क्या है? इट्स हॉर्मोन्स आर synthesized by the
न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का जो काम है वो एक और है एंडोक्राइन की तरह। तो एक्चुअली में पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लिए जो हार्मोन्स है, दो हार्मोन है इसमें, है ना, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। इन दोनों का सिंथेसिस करता कौन है? हाइपोथैलेमस। बस वो लाके जमा करता है, स्टोर करता है किसमें? न्यूरोहाइपोफाइसिस में। ठीक है, ऑल्सो टर्म्ड एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इट्स हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड by the neurosecretory cells of the hypothalamus and stored here. देखिए ये पिट्यूटरी किस तरीके से हाइपोथैलेमस के टोटल अंडर कंट्रोल है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का तो हरकत देख ही रहे हैं, पूरा का पूरा हाइपोथैलेमस का ही काम है उसके हार्मोन्स को सीक्रेट मतलब तैयार करना और वहां रिलीज करके जमा करके रखना, जब जरूरत पड़ेगी वो रिलीज होगा। एंटीरियर पिट्यूटरी को कैसे कंट्रोल करता है? जितने आप रिलीज या स्टॉपिंग हार्मोन्स आप देख रहे हैं पिट्यूटरी के लिए, ये बनते कहां हैं? हाइपोथैलेमस में। और आपको जो डायग्राम ड्रॉ करके दिखा है पोर्टल सिस्टम का, उस पोर्टल सिस्टम के थ्रू वो इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स यानी हार्मोन्स पहुंचते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी या एडिनोहाइपोफाइसिस में। और एडिनोहाइपोफाइसिस को मतलब स्विच ऑन किया जाता है कि जाइए वो पर्टिकुलर हार्मोन आप रिलीज कीजिए, तब वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है। बात समझ में आ गई? इस तरीके से पिट्यूटरी अपने कुछ नहीं है, पूरा का पूरा हाइपोथैलेमस के अंडर कंट्रोल। एक तरफ को बोलता है जाओ जाके काम करो, दूसरा बोलता है लो ये आगे बढ़ा दो। दिस इज ऑल। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में इसीलिए देखिएगा हर एक हार्मोन के साथ एक एक चीज लिखते गए हैं, सिंथेसाइज्ड बाय द पिट्यूटरी, सिंथेसाइज्ड बाय द पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी का, एडिनोहाइपोफाइसिस के, ये जो 6 हार्मोन लिखा है ये सभी, इनका सिंथेसिस कहां हो रहा है? पिट्यूटरी में खुद। लेकिन उन्हें रिलीज करने की इजाजत तब तक नहीं मिलती जब तक कि हाइपोथैलेमस से उन्हें कमांड सिग्नल नहीं मिलता। गॉट इट? दिस इज हाउ इट वर्क्स। नाउ न्यूरोहाइपोफाइसिस termed as posterior हो गया। Its hormones are synthesized by the neurosecretory cells of hypothalamus and stored here upon stimulation its hormones are secreted. Hormones of posterior pituitary ये होते हैं वैसोप्रेसिन, जिसे शॉर्ट में ADH भी कहते हैं, और दूसरा है ऑक्सीटोसिन, जिसे शॉर्ट में या अदरवाइज बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। वैसोप्रेसिन से तो आप लोग परिचित हैं। ADH कहाँ इससे सामना हुआ था? यस, रेगुलेशन ऑफ किडनी में। Vasopressin, also called as anti
डायूरेटिक हार्मोन, शॉर्ट में ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। वर्क्स ऑन kidney and helps absorption of water to release concentrated urine. Deficiency disease, यानी वैसोप्रेसिन या ADH की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है, जिसे कहते हैं कंडीशन कॉल्ड एज डायबिटीज इंसिपिडस। इट कॉजेस, यानी इसकी डिफिशियंसी क्या करेगी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, हाई वॉल्यूम यूरिन, नो शुगर इन यूरिन। ये कंडीशन है डायबिटीज इंसिपिडस का। यूरिन का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, लेकिन उसमें शुगर नहीं होता। अगर शुगर होगा तो फिर वो क्या कहलाने लगेगा, डायबिटीज मेलिटस, जो इंसुलिन डेफिशिएंसी से होगा। यहाँ इसको कंट्रोल किया जा सकता है, जैसा आप बताया कि हार्मोन्स हम दे सकते हैं कि अलग से नहीं, तो वैसोप्रेसिन के भी टैबलेट्स आते हैं, ओरल रूट से दिया जा सकता है। तो एंटी डायूरेटिक्स दिए जा सकते हैं, उससे यूरिन है ना कॉन्सेंट्रेट किया जा सकता है। दूसरा है ऑक्सीटोसिन। इधर दूध दूते हुए देखें, बहुत बार देखिएगा, हालांकि मैल प्रैक्टिस है, जो दूने वाले हैं जहां ले जा रहे हैं दूने के लिए, फट से एक इंजेक्शन दे देता है गाय को। पता है वो किस चीज का रहता है, ऑक्सीटोसिन। दिस इज हार्मफुल। हाँ, एक्सेसिव मिल्क प्रोडक्शन, मेमोरी ग्लैंड का स्टिमुलेशन बढ़ेगा, इसलिए ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस, ऑक्सीटोसिन देता है। क्योंकि ऑक्सीटोसिन का एक्शन है जो क्या कहते हैं स्मूथ मसल्स हैं उन पे, इसलिए इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, बर्थ के टाइम पे ये दिया जाता है ताकि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को ये बढ़ा सके। तो ऑक्सीटोसिन, इट वर्क्स ऑन स्मूथ मसल्स, स्पेशली on the uterus
मायोमेट्रियम। ये मिडिल पोर्शन होता है या मिडिल लेयर होता है यूटेरस का, इसमें जो मसल्स रहते हैं वो स्मूथ मसल्स होते हैं। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ it induces vigorous contraction on the wall of uterus for birth of the human baby। क्योंकि ह्यूमन में इफेक्ट देख रहे हैं इसलिए ह्यूमन पर ही हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे। इट ऑल्सो एक्ट्स on the muscles around mammary glands to squeeze the storehouse of milk to secrete it for the baby human feeding। ऐसे तो इसे बर्थ हार्मोन कहते हैं, लेकिन इसका एक और साइट ऑफ एक्शन है, एक तो वॉल ऑफ यूटेरस पे, दूसरा ओवर द मैमरी ग्लैंड्स पे, है ना, ताकि मिल्क सिक्रेट आउट। प्रोलैक्टिन का काम है मिल्क प्रोड्यूस करना, इसका काम है स्क्वीज करके सिक्रेट करना। So this is how all the hormones of the pituitary are। तो कितने हो गए? 6 उधर, एक और 7 और 2 9, 9 अकेले इसके, 3 हो चुके हैं पहले, 12। and the chart is keeping on growing। हो गया? इसके बाद नेक्स्ट नीचे की अगर उतरते हैं तो हम लोग को मिलता है थायराइड। टू इन नंबर। अभी तक में ये पहला ग्लैंड मिला जो हमारे बॉडी में 2 होते हैं, ठीक। लोकेशन ओवर बोथ साइड्स टुवर्ड्स डोर्सल सरफेस यानी पीछे की तरफ ऑफ
vocal cord. Joined with a flap of connective tissue named isthmus. तो दोनों ग्लैंड को आपस में जोड़ के रखता है. नीचे मिटा दें. The each of the thyroid gland is composed of stromal cells and follicles. अभी जो फॉलिकल्स हैं, इनके सेल्स जो हैं वो थायराइड के हार्मोन्स सिंथेसिस करते हैं. द सेल्स ऑफ द thyroid follicles synthesis the hormones of thyroid. तो इनके हार्मोन्स थायरॉक्सिन, टीसीटी, थायरोकैल्सीटोनिन. अब ये कौन चीज बीच में घुस गया पर है. अब यहां जानेंगे. हमारे थायराइड ग्लैंड दो तरह के हार्मोन्स तैयार करते हैं, रिलीज करते हैं. एक है थायरॉक्सिन, दूसरा है थायरोकैल्सीटोनिन या सिंपली कैल्सीटोनिन. फिर थायरॉक्सिन दो तरह का होता है, T3, T4. T3 थायरॉक्सिन, T4 थायरॉक्सिन. और T3 का फुल फॉर्म है ट्राई आयोडो थायरॉक्सिन और इसका है टेट्रा आयोडो थायरॉक्सिन. जब हायर क्लासेस में जाएंगे, इनके स्टडीज करेंगे आप, तो आपको मालूम चलेगा कि T4 हार्मोन जो है वो एक्चुअली ये फंक्शनल तो होता है पर उतना नहीं जितना कि T3 होता है. T3 एक्चुअल फंक्शनल थायरॉक्सिन है और T4 हार्मोन जो है, जो टेट्रा आयोडोथायरोट्रोपिन या आयोडोथायरॉक्सिन के फॉर्म में रिलीज हो रहा है, वो एक्चुअली उसका रिजर्वायर है, ऐसे कह सकते हैं. रिजर्वायर कैसे है? इसको T3 में कन्वर्ट होने के लिए एक आयोडीन इसमें से रिलीज हो जाता है और तब जाके ये T4 से T3 में कन्वर्ट होता है और फिर T3 फंक्शन करता है. राइट. कन्वर्ट्स
into T3 has 3 iodine और इसमें हैज 4 iodines. आयोडीन एलिमेंट है, एटम्स होंगे. Acts as a reservoir of T3. टेट्रा यानी 4, ये ट्राई यानी 3, तो एक हटेगा तो 3 हो जाएगा. क्लियर? इसलिए ये रिजर्वायर है और इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं. और जब देखिएगा आप इसका कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड ये रहता है CON, ऐसे लिखते हैं ना CONC टू द पावर n या सुपरस्क्रिप्ट n. इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन इन नैनोग्राम होता है Ng. और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड, ये कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड इन माइक्रोग्राम म्यू जी. तो नैनोग्राम जो है माइक्रोग्राम से 1000 गुना कम. तो अगर मान लेते हैं कि 1 माइक्रोग्राम T3 है यानी 1 माइक्रोग्राम T4 है, इसका मतलब है 1000 T3 हमारे पास है. एक एक आयोडीन उससे हटेगा और उतने T3 प्रोड्यूस कर सकता है. समझ में आ गया? अब इनके एक्शंस देखें. फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन. मेंटेन्स formation and breakdown of carbohydrate, protein and fats in our body. दूसरा, maintains BMR, इसको कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट. बेसल मेटाबॉलिक रेट करने का मतलब हो गया बॉडी का मेटाबॉलिज्म किस रेट पे रहेगा, है ना. जैसे हम अभी ग्रोइंग एज में हैं तो हाइपर एक्टिव होगा, है ना. अगर हम लेट एज में हैं, बूढ़े हो चुके हैं, तो मेरा फॉर्मेशन रेट कम होगा क्योंकि सारे ऑर्गन्स बन चुके हैं, मैच्योर कर चुके हैं. अब काय का फॉर्मेशन. तो उस हिसाब से बॉडी के कंडीशन के हिसाब से उसका मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना ये इसका काम है. इसलिए इसे बहुत बार एनाबॉलिक हार्मोन भी कहते हैं. ठीक है. हाँ, कंटिन्यूअस, ये स्टॉप थोड़ा होने वाला. तीसरा, मेंटेन्स प्रॉपर immune system in our body. Maintains
blood pressure also indirectly, क्योंकि जिनको थायरॉक्सिन की कमी होती है उनका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, जिनको थायरॉक्सिन की अधिकता होती है, हाइपरथायराइडिक है, उनको क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, एक्सेसिव स्वेटिंग होता है। ये हो गया, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। नंबर 5, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी helps in proper development of the baby human। यहां तक लिखिए, फिर आगे बढ़ता है। क्योंकि उसे जो मेटाबोलाइट्स चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उनके रेट ऑफ फॉर्मेशन को कौन कंट्रोल करेगा? मदर के बॉडी में, क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट इसके हाथ में है। तो उस समय एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, तो जिन कंटेंट्स का, जिन न्यूट्रिएंट्स का हमें जरूरत होगा, उसके रेट ऑफ फॉर्मेशन को बढ़ाने की जिम्मेदारी इसी की। इसी के लिए ये जो है रिस्पॉन्सिबल हो जाता है प्रॉपर बेबी डेवलपमेंट के लिए। नींद आ गई? सीधा बैठिए। फिर आगे आइए, आगे बैठिए। हाँ, तो पैर उतार के बैठिए, आसन लगाने का जरूरत नहीं है। When you are in Rome, behave like a Roman। हो गया? फिर वेरी बैड। अब देखिए, डिफिशियंसी ऑफ थायरॉक्सिन, ज्यादातर जो थायरॉक्सिन की डिफिशियंसी होती है वे आयोडीन की डिफिशियंसी के कारण होती है। हमारे न्यूट्रिशन में अगर आयोडीन की कमी हो तो इसको फॉर्मेशन करने के लिए, फॉर्म करने के लिए आयोडीन की कमी होगी, तो ये फंक्शनल नहीं होगा। मोस्ट ऑफन आयोडीन डेफिशिएंसी इन न्यूट्रिशन, बात नहीं, causes hypothyroidism। That is deficiency of thyroxine। Hypothyroidism causes
फ्लैपी बॉडी, डिप्रेस्ड इम्यूनिटी, फैला हुआ, वीकनेस, लेस फीलिंग of energy for work, lethargy, etc. If during pregnancy, then the baby birth is defective, या ऐसे कहिए born baby then the born baby will have birth defects, यानी बॉडी डिफॉर्म होगा. दिस कंडीशन is called cretinism. इस क्रिटिनिज्म में बेबी का अपना कोई गलती नहीं, इट्स द फॉल्ट ऑफ हिज मदर और हर मदर, बिकॉज ऑफ विच ही और शी इज गेटिंग द क्रिटिनिज्म. समझ में आया? तीसरा है ग्रेव्स डिजीज. a condition where immunity weakens due to improper functioning of thyroxine, maybe due to less thyroxine. पर ये थायरॉक्सिन से या थायराइड हार्मोन से, थायराइड ग्लैंड से एक्चुअली कनेक्टेड है, इसीलिए ग्रेव्स डिजीज थायरॉक्सिन से ही, थायराइड हार्मोन से ही रिलेटेड है. ठीक है, यहीं तक रखिए. अब एक रह गया टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन, ये नेक्स्ट क्लास में. पॉज कीजिए वीडियो.